बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है उस पाक परवरदिगार की ज़ात से कि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खैर व आफियत से रहें और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें जिससे आपके माँ बाप का और आपका नाम दोनों जहानों में रोशन हो। आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, यस्टरडे की क्लास में हमने डिस्कशन इतनी ज़्यादा नहीं की क्योंकि जब यूनिट 1 होता है तो फिर डिस्कशन का टाइम बहुत कम हो जाता है। आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, जब मैं क्लास में आता हूँ तो थोड़ा सा प्लान करके आता हूँ चीज़ें क्या क्या करनी है, अगरचे कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाता जो मैं सोचता हूँ, जितना मैं सोचता हूँ कि मुझे पढ़ाना है। क्योंकि बात यह है कि टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है, सिर्फ मेरे एंड से चीज़ आप तक नहीं आ रही होती, आपसे फीडबैक मुझ तक पहुंच रहा होता है। अगर मुझे फीडबैक लगता है प्रॉपर नहीं है, अगर मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हैं, आप चीज़ें नहीं बता पा रहे मुझे, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि हर बच्चा क्लास में बैठा हुआ उस चीज़ पे बेहतरीन कमांड बना ले। तो ये जो क्वेश्चन है, कल भी हमने जब क्लास खत्म की तो उस वक्त भी हम इसी को डिस्कस कर रहे थे जो स्क्रीन पे इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अगरचे कि मेरा ये पढ़ाने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर मैं बस यूं ही आगे बढ़ जाऊं, एज्यूम कर लूं खुद से कि ठीक है भाई सब लोगों को समझ आ गया होगा, तो यकीनन कुछ लोग हैं ऐसे क्लास में जिनके बारे में मैं यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि क्लास के बाद भी बात हो रही होती है स्टूडेंट से हमारी, तो कुछ बच्चे क्लास में ही पूछ लेते हैं। तो अगर अभी भी स्टिल किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, कोई समझता है कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं है, ऑल्दो कि मैंने कल ट्रांजैक्शन नंबर 6 और 7 दोनों समझाई, कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन, कोई क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है, कोई सवाल रेज हो रहा है, तो ये राइट टाइम है क्वेश्चंस को प्लेस करने का। अगर आप तकल्लुफ करेंगे, हाँ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने अकाउंटिंग पहले से पढ़ी हुई है, तो फिर आपकी मर्जी है। मैं जबरदस्ती ये नहीं कहूंगा कि आप क्वेश्चन फजूल फजूल के रेस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं स्ट्रेट रहूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूं, हर बात आपसे बिल्कुल खुल के करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे नहीं लगा कि आप कोई फजूल क्वेश्चन करते हैं या फजूल में चीज़ों को बढ़ाते हैं। जो मौजूद स्टूडेंट हैं ऑनलाइन फिजिकल, सबसे मुखातिब हूँ। बस कोशिश ये होती है, कुछ लोग बोर होते हैं यकीनन के, बस सही है ना, एक बार समझा दिया, दो बार बता दिया, तीसरी बार भी वही बात रिपीट हो रही है। तो मैंने कहा ना कि मेरी कोशिश है ये बेसिक्स पे मैं थोड़ा सा जरा आराम आराम से चल रहा हूँ। जब आप काम करने के काबिल हो जाएंगे ना, तो फिर स्पीड आप डिटरमिन करेंगे, मैं नहीं करूंगा। जब आप काम करना शुरू कर देंगे, जब आपको काम करना आ जाएगा, और वो काम करना तभी आएगा जब आप इन ट्रांजैक्शंस को पढ़कर इन्हें सही एनालाइज करने की सलाहियत रखते होंगे। when you know how to analyze the transaction, what are the steps, और किसी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ये हमें जब मालूम करना आ जाएगा तो हमारे लिए अकाउंटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। अब मुझे बताइए, क्या मैं 6 और 7 पर कोई बात करूं? आप चाहते हैं कि मजीद आपको बताया जाए, या पॉइंट नंबर 8 9 इसमें कोई पॉइंट है तो बताइए। और अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास, ऑनलाइन से मुझे जो रिस्पांस आ रहा है वो यही आ रहा है कि उन लोगों को क्लियर है चीजें। बाकी बहुत सारे लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो सुबह सुबह सोने का एहतमाम फरमा रहे हैं, लॉग इन हो गए क्लास में। ये तो एहसान अजीम है मेरी जात पे, बहुत बड़ा। लेकिन जो यहाँ मौजूद है उनसे भी मुखातिब हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्क्रॉल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्या ये क्वेश्चन भी मैंने आपको असाइन किया था? कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से घर पे स्टडी किया? बिल्कुल ईमानदारी से हैंड रेस कर रहे हैं, फिजिकल भी ऑनलाइन भी। फिजिकल बैठे हुए लोग भी हैंड रेस करेंगे अगर उन्होंने इस क्वेश्चन को स्टडी कर लिया है। ये सब निहायत ईमानदार लोग हैं जिन्होंने हैंड रेस किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और फिजिकल ऑनलाइन में मेरे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं। ओके, तो देख लीजिए, बस अब यूं समझ लें आप
बड़े अदब से, प्यार से, मोहब्बत से आपको बता रहा हूं, टीचर की ये जिम्मेदारी नहीं है, इस बात को रियलाइज कर लें तो बेहतर होगा। टीचर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन आपको पढ़ाए, वो आपको कॉन्सेप्ट बताता है और उसके बाद वो आपको इस काबिल कर देता है कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अपनी कंफ्यूजन्स को उस तक पहुंचाएं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं बताने का पाबंद हूं, और क्लास में बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलेगा। जो लोग नहीं पढ़ सके किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, कोई ऐसे मसले मसाइल हैं, तबीयत खराब है या एब्सेंट थे, उन्होंने यस्टरडे ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया, कोई भी मसला हो सकता है ना, तो अगर आज आप सवाल करेंगे तो हो सकता है आपके सवाल से उन्हें फायदा हो जाए। लेकिन अगर आप सवाल नहीं कर रहे तो मैं जबरदस्ती इसमें से चीजें आप एक एक, क्योंकि इस तरह तो पता नहीं कितने सवाल निकाल के ला सकते हैं हम, पास पेपर में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं खुद से करेंगे तो फिर मैं आपको अलग से दावत देके नहीं पढ़ाऊंगा कि बेटा ये वाली ट्रांजेक्शन पढ़ लें। जी अलीशान बेटा उस चेयर पे बैठे प्लीज। जी मेरा बेटा। ठीक है जी बिल्कुल, इसमें कॉन्ट्रा एसेट वाली बात थी, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास से जाता तो नहीं है, लेकिन हम फर्नीचर की वैल्यू को कम करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। फर्नीचर हमारे पास उतने का ही रहता है, जैसे फर्स्ट कर लें हम 1 लाख रुपीस का फर्नीचर खरीद के लाए थे, तो फर्नीचर एट ईयर एंड, एट फर्स्ट ईयर एंड, अगर लकी मैंने 1 लाख रुपीस का फर्नीचर खरीदा तो साल के आखिरी दिन जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्ट किया 2021, दिसंबर 31 2021 को भी मेरे पास बिजनेस में फर्नीचर 1 लाख रुपीस का ही मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि मैंने साल के दौरान और नहीं खरीदा और ना मैंने बेचा। फर्नीचर तो मैं बिजनेस में क्या कर रहा हूं, इस्तेमाल। अब अकाउंटिंग कह रही है कि जब तुम फर्नीचर को खरीदते हो तो तुम उसे अपना खर्चा, आवाज ही नहीं आ रही, कौन कह रही है, मैंने कहा सुने नहीं रहे जुमले आप, ऑनलाइन वाले बताएं। मैंने कहा कौन कहती है कि जब तुम फर्नीचर को खरीदते हो तो तुम उसे अपना खर्चा नहीं कहते, अकाउंटिंग कहती है भाई। आम इंसान कहता है फर्नीचर खरीदो तो खर्चा, अकाउंटिंग कह रही है फर्नीचर खरीदो तो खर्चा। क्यों? क्योंकि अभी फर्नीचर का बेनिफिट हासिल, तो क्या भाई फर्नीचर 1 साल के एंड पे सारा बेनिफिट पहुंचा देगा? जनाबे अली क्या फर्नीचर सारा बेनिफिट 1 साल के एंड पर पहुंचा देगा? नहीं, फर्नीचर की लाइफ आमतौर पर 1 साल से ज्यादा है। उसका बेनिफिट इस साल भी मिलेगा, उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा, उसका बेनिफिट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा। इट मींस हम उसको किसी एक ईयर में एक्सपेंस नहीं कह सकते, वो मोर देन 1 ईयर तक एक्सपेंस कहलाएगा। फर्स्ट ईयर में कुछ अमाउंट को एक्सपेंस कहेंगे, कहेंगे फर्स्ट ईयर में इसकी कुछ अमाउंट ने हमें पहुंचाया फायदा, सेकंड ईयर में उसकी कुछ अमाउंट ने हमें पहुंचाया फायदा। जब तक वो एसेट मौजूद रहेगा वो हमारे बिजनेस को पहुंचाता रहेगा फायदा, बशर्ते कि वो इस्तेमाल के काबिल हो। ऐसा ना हो कि वो टूट फूट गया है फिर भी हम रख के बैठे हैं और बोल रहे हैं अभी भी फायदा पहुंचाएगा। जी बिल्कुल, फिर हम कहेंगे कि अब ये मजीद हमें फायदा नहीं पहुंचा सकता, फिर फिर एसेट रिमूव हो जाएगा, जाहिर सी बात है फिर हम उसे स्क्रैप डीलर को, कबाड़िए को बेच देंगे। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं फर्नीचर अगर नया खरीद के लाए हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक वो बिजनेस को पहुंचाता रहेगा फायदा, तो हम उसे खरीदते हुए खर्चा नहीं कहते, बल्कि हम उसे मानते हैं फर्नीचर को अपना एसेट, और ग्रेजुअली उसे हर ईयर अपना एक्सपेंस बनाते हैं, किस नाम से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और जब, और कहते हैं कि खर्चा तो हुआ लेकिन अब हमारे पास से पैसे नहीं गए। क्यों? क्योंकि पैसे तो उसी वक्त दे दिए थे मेरा बेटा जिस दिन हमने फर्नीचर को परचेस किया था, तो फिर आज खर्चा कैसे हुआ? आज हमने फर्नीचर की कुछ वैल्यू को कर दिया कम, और फर्नीचर की वैल्यू को कम करने के लिए हमने एक ऐसा अकाउंट बनाया जो फर्नीचर के अकाउंट के अगेंस्ट है, नाम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और इसके नेचर है कॉन्ट्रा एसेट। मैंने इसके ऊपर बहुत लाइटर नोट पे आपको पढ़ाया है, तो जिस तरह पढ़ाया है मैं उतना ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा। हाँ, अगर आप ये कहते हैं सर अभी बहुत अच्छी कमांड नहीं बनी, तो चलें कोई बात नहीं, अगर नहीं बनी तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन और बैड डेट एक्सपेंस पे हम SLO1 और SLO2 में बहुत बात करने वाले नहीं है। लेकिन ये दोनों वर्ड्स पर
बैड डेट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों पर हम SLO 4 में बात करेंगे। और दोनों वर्ड्स की वेटेज इतनी है कि आपके पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक पूरा SLO मौजूद है, SLO 5, जो कि अब क्लास एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा, अब वो पेपर में नहीं आएगा हमारे पास। तो हमें टोटल SLO पढ़ने हैं इस बार 3, SLO 1, SLO 2 और SLO 4। SLO 3 और SLO 5 को हम सिर्फ क्लास एक्टिविटी के तौर पे पढ़ेंगे, बहुत लाइटर नोट पर, ताकि आपका बर्डनाइज बना हो आप। जी जी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब मजीद आगे बढ़ता हूं, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब इसमें से कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हैं प्लीज पूछ लें जल्दी से। जी पॉइंट नंबर 6 बताऊं, पेड सैलरी ₹4,000 एंड इंश्योरेंस ₹2,000। आप कितनी चीजें पे कर रहे हैं? 2। क्या आप 2 चीजें नहीं पे कर सकते एक साथ? कर सकते हैं। तो आप ये बताइए ना, सैलरी क्यों पे कर रहे होंगे आप? बताइए भाई, सैलरी क्यों पे? दिल घबरा रहा है बस ऐसे ही लोगों में पैसे बांट रहे, बोला सैलरी ले जाओ, सैलरी ले जाओ। अबे मुलाजिम से काम करवा लिया तो उसे सैलरी दे रहे हैं, और सैलरी दे रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बुरा महसूस कर रहे हैं। आज गम का समा है, हर तरफ सोग है, बोलने आए हो गया खर्चा। तो अब मसला ये कि मैंने जो आपको अभी तक पढ़ाया, मैंने आपको 3 हेड पे काम करना सिखाया। आप खुदारा इस बात को रियलाइज करें, हेड तो कितने पढ़ाए वैसे, बोलना है ना, मुंह से फूटना है कुछ। कितने हेड पढ़ाए? 5। बीमारी का नाम अल्सर, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं मुस्तकिल कितने हेड्स को? 3 को, क्योंकि बाकी के 2 हेड्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं, नॉमिनल है। ऐसा नहीं है कि हमने उन हेड्स को स्टडी नहीं करना, आज मैं उन हेड्स को डिटेल में स्टडी करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि बस एक्सपेंसेस को टोटल लिखते रहो, हर एक्सपेंस को अलग अलग नाम से लिखा जाएगा। क्या बोला? हर एक्सपेंस को अलग अलग नाम से लिखा जाएगा। सर क्यों लिखेंगे हर एक्सपेंस को अलग अलग नाम से? ताकि हमें पता हो कि सैलरी की वजह से कितना खर्चा होता है, रेंट की वजह से कितना खर्चा होता है, एडवर्टाइजिंग की वजह से कितना खर्चा होता है। जब हर खर्चे की अलग अलग अमाउंट पता होगी तो हमें उसको कंट्रोल करने में होगी आसानी। हमें पता होगा कहाँ कौन से खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और हमें किस खर्चे को रिड्यूस करना चाहिए। जब खर्चे रिड्यूस करेंगे, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे, मिनिमाइज करेंगे कॉस्ट को, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो हर बिजनेस का एम क्या है? भूल गए? बिजनेस का एम क्या है? बिजनेस का मकसद क्या है? क्यों कर रहे हैं बिजनेस? हर बिजनेस के करने का मकसद कुछ करना है, बस ऐसी करना चाहते हैं नहीं ना, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हर बिजनेस के करने का मकसद मुनाफा कमाना है। तो मुनाफा सिर्फ कितना कमाना है? मैक्सिमम, जितना ज्यादा कमा सकें। तो मुनाफा मैक्सिमाइज कैसे होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होता है? अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करके। ये बात तो शायद आपको इकोनॉमिक्स में भी सर ने अब तक बताई हो। ठीक है, बिल्कुल। चलें जी, मजीद आगे बढ़ता हूं। अब पॉइंट नंबर 6 में जो आपने पूछा था उसको बताकर आगे बढ़ता हूं। सैलरी पे की क्योंकि मुलाजिम से काम करवा लिया, इंश्योरेंस पे की क्योंकि इंश्योरेंस हमने करवा ली, तो दोनों ने हमें पहुंचाया फायदा। अब फायदा पहुंचाया तो इसका मतलब है बेनिफिट मिल गया। खुदारा गौर से सुनिए, हमारा खर्चा हुआ। एक खर्चे का नाम बोलें, क्या होना चाहिए? आवाज ही नहीं आई आपकी, लिख के भेजिए ना प्लीज भाई आप लोग। एक खर्चे का नाम बोलिए, पूरा नाम लीजिए। सैलरी, एक्सपेंस। दूसरे खर्चे का नाम? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। तो 2 खर्चे अलग अलग नामों से हो गए, दोनों हैं तो एक्सपेंस। जैसे एसेट किसी एक चीज का नाम है, एसेट बहुत सारी चीजें, इवन एसेट्स के अंदर कैटेगरी है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, और करंट एसेट भी किसी एक चीज का नाम। करंट एसेट में भी कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड, ऑफिस सप्लाईज, मर्चेंडाइज, बहुत सारे नाम है। इसी तरह एक्सपेंसेस में भी बहुत सारे एक्सपेंस हैं, हम सबको अलग अलग नामों से लिख रहे हैं। क्लासिफिकेशन मेक्स थिंग्स इजियर। जब आप चीजों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटते हैं, चीजों को समझना आसान हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो मेरे बच्चों, आज 2 खर्चे हमने अदा किए। खर्चे अदा करने से एक्सपेंस में हुआ इजाफा। अब बात सुनिएगा गौर से, जब आप एक्सपेंसेस को पे करते हैं, यानी जब आपके खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, तो वह एक्सपेंस अल्टीमेटली आपके मालिक की मिल्कियत को बढ़ाते हैं या कम करते हैं? कम करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा खर्चे होंगे उतना प्रॉफिट। आवाज ही नहीं आ रही। जितने खर्चे ज्यादा होंगे उतना प्रॉफिट
कम होगा, और जितनी इनकम ज्यादा होगी उतना प्रॉफिट भी। तो इसका मतलब है इनकम, बड़ा आसान से स्टेटमेंट देने लगा हूं, इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। इनकम बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल भी। बोल ही नहीं रहे आप। और अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एक्सपेंसेस के बढ़ने से कैपिटल बढ़ता। तो अब जरा इक्वेशन रिकॉल करें दिमाग में, और अच्छे से समझ में आएगी। हमने इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस, आवाज ही नहीं आई, प्लस प्लस रेवेन्यू और माइनस। इसीलिए तो प्लस रेवेन्यू बोला था कि रेवेन्यू का बिहेवियर कैपिटल के साथ मिलता जुलता है। रेवेन्यू कैपिटल को बुनियादी तौर पर बढ़ाते हैं और एक्सपेंसेस कैपिटल को कम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम इन एक्सपेंसेस को जब पे करेंगे तो उसूलन, तो बहुत गौर से सुन लें, अब आखिरी जुमला कह रहा हूं इस स्टेटमेंट पर, जब हम इन एक्सपेंसेस को पे करेंगे तो उसूलन तो एक्सपेंसेस में होगा इजाफा। खर्चा अदा करने से खर्चा बढ़ता है या कम होता है, सोच के बताओ। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं जवाब दूंगा। खर्चा अदा करने से, गौर से सोचें भी, सुने भी और फिर जवाब दें। और जो जवाब दे रहे हैं आप बेफिक्र होकर दें, मैं आपको बिल्कुल किसी किस्म का कोई आपसे मजाक नहीं कर रहा। आप जो जवाब देंगे मैं फिर उसके ऊपर आपसे बात करूंगा। खर्चा अदा करने से, खर्चा एक्सपेंस पे करने से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं? अच्छा जी, एक्सपेंसेस कम होने वाले, जो लोग कह रहे हैं एक्सपेंसेस पे करने से एक्सपेंसेस कम होते हैं, वो हैंड रेस कर लें, शाबाश, वेरी गुड। अब वापस हाथ नीचे कर लें। जो लोग कह रहे हैं एक्सपेंसेस पे करने से एक्स, मुदस्सिर जल्दी से हैंड डाउन कर लें, शुक्रिया। जो लोग कह रहे हैं एक्सपेंसेस पे करने से खर्चे कम होते हैं, अब वो लोग हैंड रेस कर लें। वो अभी यही बात हुई है। अच्छा एक मिनट, मतलब मैंने दोबारा वही वाली बात कह दी। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया आप लोगों ने, एक्सपेंसेस पे करने से खर्चा बढ़ता है। बढ़ने वाले लोग अब हैंड रेस करें। एक्सपेंस पे करने से एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस में इजाफा होता है। 1 2 3 4, इस रो में से बस 4 लोग और 5, बस ओके। बस 2 ही स्टेटमेंट दी मैंने, सॉरी। सर अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ना, अब सब लोग जिन्होंने जो जवाब दिया वो सब अपना अपना एहतसाब खुद करें, और फिर आप अब दोबारा से एक नए आंसर के साथ तशरीफ लाएं। आप अपने, मैं मिसाल, आप आम मिसाल दे रहा हूं ना, फिर बिजनेस में आ जाऊंगा, 1 सेकंड में बिजनेस में जम मार लेंगे, मसला थोड़ी है। आप अपने वालिदैन के साथ ईद उल फितर की शॉपिंग करने गए हैं, आम जिंदगी की मिसाल। आपने एक किसी एक आउटलेट से शॉपिंग कर ली, तो अब्बू हजूर दिल में सोच रहे हैं एक जगह से शॉपिंग हो गई, हाय हो गया खर्चा। फिर उसके बाद आपने उस आउटलेट से बाहर निकले, एक और आउटलेट नजर आया, बोला वो इधर भी चेक करते हैं, कुछ हो सकता है अच्छा मिल जाए। फिर आप उधर चले गए और वहां जाके भी आपने मजीद शॉपिंग की। तो अब्बू बोल रहे होंगे नहीं नहीं, कोई खर्चा बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, बेटा और कर लो, शाबाश। दिमाग चलाना है, दिमाग, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ आसान लफ्जों में। आप दूसरे आउटलेट पे गए, आपने और खर्चा यानी और सामान खरीदा, तो अब वालिद मोहतरम, आपके फादर दिल में क्या सोच रहे हैं कि बेटा खर्चा तो कम हो रहा है, शाबाश और खरीदो। फिर आप और शॉपिंग करते हैं, दूसरे आउटलेट के बाद तीसरे में जाते हैं, मजीद सामान खरीदते हैं। अब वो बोलते हैं नो प्रॉब्लम, खर्चा तो कम हो रहा है बेटा, और खरीदो मेरा बच्चा। अबे उनके दिल से पूछो, वो कह रहे हैं अबे खर्चे में हो रहा है, मुस्तकिल मुस्तकिल सामान खरीद रहे हो, खर्चा बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो भाई जब मैं मुलाजिम को 1 महीने की सैलरी दूंगा, दूसरे महीने की सैलरी दूंगा, तीसरे महीने की सैलरी दूंगा, इस जगह के ओनर को फर्स्ट मंथ का रेंट दूंगा, सेकंड मंथ का रेंट दूंगा, तो रेंट देने से मेरे एक्सपेंस में क्या होगा? इजाफा। अगर मैंने मुलाजमीन को फर्स्ट मंथ की सैलरी सब मुलाजमीन की थी 10 लाख रुपीस, तो फर्स्ट मंथ मैंने 10 लाख रुपीस पे किए, 10 लाख रुपीस का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। गौर से सुनिए,
सेकंड मंथ फिर दोबारा मैंने 10 लाख रुपीस की सैलरी एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट की। अब मेरी सैलरीज कितनी हो गई सोच के बताओ, आवाज ही नहीं आई। फर्स्ट मंथ मैंने सैलरीज बांटी कितने रुपए, 10 लाख। सेकंड मंथ फिर मैंने सैलरीज मुलाजमिन में बांटी कितनी, तो मैं बोलूंगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खर्चे तो कम हो रहे हैं, दिन ब दिन खर्चे कम हुए जा रहे हैं। मैं तो एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ आराम आराम से, आराम आराम से, हौसला हौसला हौसला, आराम आराम से प्लीज, क्लास का तकद्दुस पामाल ना करें। जी दे दीजिए सर। देखें ये हरकत ना करें प्लीज, वरना फिर मेरा एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मजाक नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब आपने इनका जवाब सुन लिया, अब मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लें। आप ऑनलाइन वालों को मैं साथ साथ बताता चलूं कि आपके क्लासमेट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर अगर हमारे पास बहुत सारे यूटिलिटी बिल्स आए हुए हैं और हम 1 बाय 1 यूटिलिटी बिल पे करेंगे, तो यूटिलिटी बिल पे करने से हमारा खर्चा तो सर कम होगा, ये आपके क्लासमेट ने कहा। यूटिलिटी के बिल्स यानी हमारे वो जो बिल्स हम पर आए हुए, तो वो बिल पे करना हमारी, तो पे करने से जिम्मेदारी हो रही है, लेकिन खर्चे में तो हो रहा है इजाफा। और अब शायद आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो गई है, मैं एक जुमला और ऐड करूंगा तो अल्लाह के हुक्म से वो भी खत्म हो जाएगी। मसला ये है कि हमारी कौम सोचती क्या है, जब हम कहते हैं खर्चा अदा करने से खर्चा क्या होता है, तो आधी कौम का फोकस होता है पैसों पे, कि खर्चा अदा करेंगे तो पैसे जाएंगे। पैसे को फोकस ही नहीं कर रहे हम कब कह रहे हैं पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। मैंने क्या आपसे कहा कि खर्चा अदा करने से पैसा कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज, मैंने तो नहीं कहा आपसे। अगर आप कैश को फोकस कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, कैश को तो फोकस ही नहीं करना। मैं तो कह रहा हूं कि जब आप अपने फादर के साथ जाके एक शॉप से शॉपिंग करते हैं, फिर दूसरी शॉप से शॉपिंग करते हैं, फिर तीसरी शॉप से शॉपिंग करते हैं, या आप अपने फादर के साथ सामान खरीदने जाते हैं, कुछ भी अपनी जात से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, तो जैसे जैसे शॉपिंग करते जाते हैं वाले साहब दिल में कह रहे होते हैं कि आज तो बहुत खर्चा हो गया, खर्चे में हो रहा होता है। और जैसे जैसे मंथ एंड आ रहा होता है और अगर खर्चे बढ़ रहे हो, तो वाले साहब कहते हैं भाई अभी महीना खत्म नहीं हुआ और हमारे खर्चे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे हम, तनख्वाह खत्म हो जाएगी और मेरे खर्चे तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, खर्चों को कंट्रोल करो। हर घर के खर्चे बढ़ रहे होते हैं, आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं अगर वो बढ़ जाए तो आपकी पॉकेट मनी उसके मुकाबले में पड़ जाती है कम। तो इसका मतलब है आप भी तो एक्सपेंसेस जब पे कर रहे होते हैं, आपके खर्चों में क्या हो रहा होता है, आवाज नहीं आई। लेकिन क्या चीज आपके पास से कम हो रही होती है, पैसे, कैश, कैश आपके पास से जा रहा होता है, तो कैश डिक्रीज होता है लेकिन एक्सपेंस में होता है इजाफा। और मैंने इतनी आसान सी एग्जांपल दी, अल्लाह करे आप उसे फोकस कर रहे हो। फर्स्ट मंथ का यूटिलिटी बिल ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, प्लीज कंफर्म कीजिए, शुक्रिया। मैंने जो एग्जांपल दी वो मैं रिपीट करते हुए आपको पढ़ रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। मैंने कहा फर्स्ट मंथ यूटिलिटी बिल आप पे करेंगे 10,000 रुपीज का, तो और आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, हमारा यूटिलिटी का खर्चा कितना है। भाई ऑनलाइन वालों के लिए रिपीट कर रहा हूं, आप भी सुन लें। आप किसी बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, फर्स्ट मंथ आपने यूटिलिटी बिल पे किया 10,000 रुपीज। ओनर आपसे फोन पर पूछता है, बुलाकर पूछता है कि हमारा यूटिलिटी का एक्सपेंस कितना है, आप क्लास में ही है ना, यूटिलिटी का एक्सपेंस कितना है, आप क्या जवाब देंगे, 10,000। सेकेंड मंथ
फिर यूटिलिटी बिल आया 8,000 रुपीज, आपने पे किया और उस एक्सपेंस को भी अपने पास लिख लिया। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कितने रुपए लिख लिए इस बार? 8,000, 8,000 रुपीज। नाउ द ओनर आस्क्ड यू कि अब यूटिलिटी का एक्सपेंस कितना है? जवाब क्या होगा? आवाज नहीं आई। इसका मतलब है आप खुद से फर्स्ट और सेकंड मंथ के यूटिलिटी एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं? तो जैसे जैसे यूटिलिटी एक्सपेंस पे होता जाएगा, यूटिलिटी के एक्सपेंसेस में होता जाएगा। अब अगर आपके दिमाग में सवाल आता है सर कब तक ऐसे ही ऐड होता रहेगा, तो इसका जवाब मैं दे देता हूं। हमने अकाउंटिंग में एक चीज पढ़ी थी, अकाउंटिंग पीरियड, और अकाउंटिंग पीरियड मैक्सिमम 12 मंथ का होता है, इससे ज्यादा का। क्योंकि हर बिजनेस हर महीने प्रॉफिट निकाले, हर 3 महीने पे प्रॉफिट निकाले, हर 6 मंथ पे प्रॉफिट निकाले, नो प्रॉब्लम। लेकिन 1 ईयर एंड होने पर, 1 साल के इख्तिताम पर हर बिजनेस अपना प्रॉफिट लाजमी कैलकुलेट करता है। क्यों? ताकि उसे अपनी परफॉर्मेंस पता चल सके और वो राइट डिसीजन लेकर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके, या फिर वो फैसला करे कि हमें बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, हम इतने लॉसेस बेयर नहीं कर सकते। अभी भी कंफ्यूजन है? इसका मतलब है एक्सपेंसेस पे करने से पैसे तो कम होते हैं, और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस पे कर रहे हैं जो हम इनकर्ड तो कर चुके हैं, जो खर्चा हो तो चुका है लेकिन अभी तक हमने पे, तो वो पे करना फिर साथ साथ हमारी। आवाज ही नहीं आई। तो फिर जैसे जैसे पे करते जाएंगे जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, जिम्मेदारियां कम होती जाएंगी। अगर मेरे पास 3 यूटिलिटी बिल आए हुए हैं तो ग्रेजुअली मैं 1 बाय 1 बिल पे करूंगा। कहूंगा यूटिलिटी बिल, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना मेरी जिम्मेदारी थी। क्यों? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर चुका हूं। बिल कब आता है हमारे पास? नहीं, बिल कब आता है हमारे पास? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये नहीं बोला, वरना आप बोलते हैं हमारे यहाँ 25 तारीख को आता है, आपका भरोसा नहीं है। कुछ भी बोल सकते हैं ना, आप अजीम लोग हैं। अरे भाई, बिजली का बिल किसी भी दिन आता हो, मैं तारीख नहीं पूछ रहा। जी मुदस्सिर फरमाइए। एक मिनट रुकिएगा बच्चों जरा। जी मुदस्सिर प्लीज बोलें, अनम्यूट करें माइक। सर मैं बोल रहा हूँ, अगर सर हमारे पास 3 यूटिलिटी बिल्स आए और हमने सबको प्लस कर लिया, हमारी बन गई 10,000 रुपए की। ठीक तो है, सर अगर हम लोग एक एक्सपेंस भर देंगे तो उससे कम नहीं हो जाएगी? कैसे जैसे कम हमने हो जाए? 2,000 रुपए का भर दिए हाँ, तो कम क्या चीज हो तो जाएगी, बस। ये चीज समझने की जरूरत है ना। 10,000 का बिल पे कर दिया तो 10,000 के आपने बेनिफिट रिसीव किए या नहीं? बताइए साथ साथ। रिसीव कर लिए। तो बेनिफिट रिसीव करने से आपको फायदा हुआ, और वही जो बेनिफिट आपको मिला उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट की, तो वो इसीलिए तो वो आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आप बेनिफिट रिसीव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मंथ आप दोबारा और मजीद पेमेंट करेंगे तो आपके वो एक्सपेंसेस और होंगे या उल्टा नेगेटिव होंगे? अब आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले नेक्स्ट मंथ आगे पैसे खुद दे के जाएंगे, आप नेक्स्ट मंथ और पेमेंट करेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी बिल की। इसका मतलब है हर मंथ जी इलेक्ट्रिसिटी सर। बिल्स जो आते जाएंगे उससे आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में पूरे ईयर के ग्रेजुअली होता जाएगा। मुदस्सिर क्लियर है? अच्छा जी, मलिक कह रही हैं सर अगर जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल पिछले मंथ से कम हुआ है तो उससे तो खर्चा कम हुआ ना? नहीं जी, मैं आपको मलिक, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, गौर से सुन लें। अच्छा जी, आप सब भी शामिल हो जाएं सवाल में। मलिक ने क्वेश्चन किया है, वो कह रही है कि सर फर्स्ट मंथ का बिल था 10,000, सेकंड मंथ बिल 8,000 आया। खुदारा गौर से सुने, देखें आपके क्लासमेट हैं जो ऐसे सोचते हैं। फर्स्ट मंथ का यूटिलिटी बिल कितना था, जल्दी बोलो। और सेकंड मंथ का बिल कितना आया? वो 10,000 को 8,000 से कंपेयर कर रही हैं और कह रही हैं सर अब तो खर्चा, बोलो, वो कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। वो कह रही है सर फर्स्ट मंथ खर्चा 10,000 था, सेकंड मंथ बिल कितना आया? तो सर अब तो खर्चा पिछले महीने के मुकाबले में क्या हो गया, कम। अरे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं टोटल अमाउंट 10,000 से बढ़ के अब कितनी हो गई, 18,000। मलिक आपको समझ में आई मेरी बात? बेटा समझ में आ गई मेरा बच्चा? शुक्रिया। चलें जी, फाइनली अगर ये बात समझ आ गई तो पॉइंट नंबर 6 पर मैंने बहुत एक्स्ट्रा बातें कर ली हैं।
और इस पर ये बातें करने से फायदा ये होगा कि अब जब मैं एक्सपेंसेस पे जाऊंगा तो आधे से ज्यादा एक्सपेंसेस आप ऑलरेडी जानते होंगे। इसमें और कोई पॉइंट है जो आप जानना चाहते हैं, प्लीज बिला तकल्लुफ पूछ लें। डेप्रिसिएशन के बारे में तो मैंने कह दिया ना कि डेप्रिसिएशन का खर्चा कैपिटल को करेगा कम और एसेट की वैल्यू को भी करेगा कम। हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफेक्ट? 2। तो बस वो 2 इफेक्ट हम लिखे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर जी, फर्नीचर से ही कम कर दिया डेप्रिसिएशन, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम एंट्री बनाते हुए लिखेंगे जी बिल्कुल। एसेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा इक्वल होता है, 1 रुपए का भी फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, अब हम जा रहे हैं, इस शीट को तो हमने खत्म कर लिया, तो मेरा ख्याल है बेहतर है इसे बंद ही कर दूं। अब एक्सपेंसेस के हेड को स्टडी कर रहे हैं, और मेरा अपना जाती ख्याल है, अगर खुदा ना खास्ता मैं गलत ना हूं, तो अब पता चलेगा कि आप एक्सपेंसेस ऑलरेडी बहुत सारे जानते हैं, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कशन इतनी कर ली है, कुछ थोड़ा सा चेंज किया अंदाज इस बार पढ़ाने का आपको। एक्सपेंसेस में सबसे पहला नाम नजर आ रहा है, बोलें क्या? मैं बहुत संभल संभल के आराम आराम से बोल रहा हूं, बड़े अदब से आप सबसे रिक्वेस्ट है, गौर से सुनिएगा। ऑल्दो कि मैं पहले भी परचेजेस के वर्ड पर बात कर चुका हूं, यहां बैठा हुआ हर बच्चा परचेज का मतलब जब तक अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी, यहां बैठा हुआ हर बच्चा समझता था परचेजेस माने क्या खरीदना। जवाब ही नहीं आ रहा, फिर सवाल कर रहा हूं और पूरी क्लास जवाब देगी तो अच्छा रहेगा। आप किसी की बात सुन के जवाब मत दीजिएगा खुदारा, और अगर नहीं दे रहे जवाब तो नो प्रॉब्लम, मैं तो सिर्फ आपको मौका दे रहा हूं कि अगर आप सवाल नहीं सुन सके तो सवाल सुने। जब तक आप सबने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी, जो पढ़ चुके हैं वो खामोश रहे, जो पहले से पढ़कर आए वो अकाउंटिंग खामोश रहे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी थी वो समझते थे परचेज या BUY बाय माने खरीदना, क्या? कुछ भी चीजें, कुछ भी चीजें, कोई भी चीज खरीदना। क्या आप परचेजेस का मतलब कोई स्पेसिफिक चीज खरीदना कहते थे? लेकिन अब अकाउंटिंग ने आपसे कहा कि तुम अकाउंटिंग करते हुए खरीदोगे तो बहुत सारी चीजें, बिजनेस करते हुए तुम क्या सिर्फ मर्चेंडाइज खरीदोगे? तुम अगर कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हो तो क्या तुम सिर्फ कंप्यूटर ही खरीद के लाओगे और फर्नीचर कहीं से चोरी कर लोगे, डकैतियां मारोगे? नहीं, अबे फर्नीचर भी खरीदेंगे, अपने ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर्स भी खरीदेंगे, और बेचने के लिए भी कंप्यूटर्स खरीदेंगे, AC भी खरीदेंगे, हो सकता है बिल्डिंग भी खरीद लें, बहुत सारी चीजें इसका मतलब है। तो खरीदेंगे तो हम सब ही, इंग्लिश में तो हम परचेज ही बोलेंगे, लेकिन अकाउंटिंग कह रही है अब हर चीज के खरीदने को परचेज, हर चीज के खरीदने को परचेज। तो फिर क्या खरीदने को परचेज कहते हैं, याद दिलाओ? बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्हें नहीं पता वो पता करवा लें, वरना ये वक्त गुजर जाएगा और बस ये हेड खत्म होने के बाद समझ लें मुश्किलात शुरू हो रही हैं। मैं आपको बड़े अदब से ये बात बता रहा हूं कि जो लोग, जैसे आप में से कुछ लोग शिफ्ट होकर आए ना सेक्शन से, तो वो तो ऑलरेडी वहां पढ़ रहे थे। अगर खुदा ना खास्ता मॉर्निंग में कोई नया एडमिशन आ गया तो समझ लीजिए कि मुझे उस बच्चे को बिठा के अलग से पढ़ाना पड़ेगा। हालांकि मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद हैं, लेकिन वही वाली बात है, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर से नहीं समझ आता स्टूडेंट को। हाँ, आप पढ़ रहे हैं रोजाना, कोई एक दिन क्लास मिस हो जाती है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, वो फिर भी समझ आ जाता है। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूं कि पिछले 20 दिन के रिकॉर्डेड लेक्चर उठा के देखो, तो भैया सारे इमरान की आवाज इतनी सुरीली नहीं है कि वो जागता रहे मुस्तकिल, देखते देखते सो जाएगा, बड़ी प्यारी नींद आती है इंसान को रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हुए। तो मसला यह है कि आप सब इस बात को रियलाइज कर लें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको हेड्स ऑफ अकाउंट नहीं आते तो अकाउंटिंग बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए, खुदा ना खास्ता। इसके मिसाल ये है कि एक नया स्टूडेंट आके आज क्लास में बैठ जाए, उसका एडमिशन आज के दिन हो, तो मैं उसको बोलूंगा बेटा पहले मैं जो आपको एसेट लायबिलिटी कैपिटल पढ़ाने पड़ेंगे, वरना आपको अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी। चाहे मैं उसको डेफिनेशन ना पढ़ाऊं, फंक्शंस ना पढ़ाऊं, ऑब्जेक्टिव्स ना पढ़ाऊं, अकाउंटिंग इक्वेशन बतानी पड़ेगी। फिर एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू, हर कमरे की इंडिविजुअल उसे सैर करवानी पड़ेगी, जर्नी करवानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग के घर का नाम है हेड ऑफ अकाउंट्स, इस घर में है 5 कमरे,
एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। और आज हम एक्सपेंसेस के कमरे की सैर का आगाज कर रहे हैं। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जो नाम नहीं पढ़ेंगे आप अगर चाहें अपने पास नोट कर लें, या ये फॉर्मेट अब मैं आपको, कुछ लोगों ने इसकी हार्ड कॉपी ऑलरेडी निकाल ली है, शायद खुद से प्रिंट ले लिया है, नहीं लिया तो मैं करवा दूंगा, फिर कमिंग वीक में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं इसके हार्ड कॉपी करवा लूंगा और ये आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। और वैसे ऑलरेडी मैं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर चुका हूं। नंबर 1 परचेजेस जो लिखा हुआ है, परचेजेस माने हमने कहा अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में अब सिर्फ क्या खरीदना, तो अकाउंटिंग की जुबान में मर्चेंडाइज खरीदने को कहेंगे परचेजेस, और अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम मर्चेंडाइज को जब खरीदेंगे तो परचेजेस को मानेंगे बिजनेस का एक्सपेंस। अभी आ रहे हैं ना उस पे भी, अब पहले वाला तो खत्म कर लें, सही है, दोनों में फर्क समझ आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। मर्चेंडाइज खरीदी है किस नियत से, बोलो साहिर आप बताइए, मर्चेंडाइज किस लिए खरीदते हैं, थोड़ा सा लाउड सोच लें, पक्का किस तरह से यूज करते हैं, चलें ठीक है आप सही बोल रहे हैं, मैंने मान लिया यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, क्या है इसका यूज, मुस्तफा? एक्सीलेंट, ये है यूज सर। और अगर आप बिजनेस में इस्तेमाल कर लेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे और खुद ही कंप्यूटर इस्तेमाल करके बोलेंगे बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है माशाल्लाह, तो बिजनेस चल नहीं रहा, बिजनेस तबाह हो रहा है। कंप्यूटर खरीद के खुद ही थोड़ी इस्तेमाल करना है, बल्कि कंप्यूटर खरीद के किसी को बेचना है। वो सामान जो खरीद के बेचा जाए उसे कहते हैं, तो जब भी मर्चेंडाइज खरीदे उसके खरीदने को कहना है परचेजेस। मोमिन याद रहेगा पक्का, मर्चेंडाइज खरीदने को क्या कहना है बच्चों, मर्चेंडाइज खरीदने को क्या कहना है, परचेजेस। और परचेजेस किस हेड में आएगा, एक्सपेंसेस, याद रहेगा इंशाल्लाह। अब उसके बाद अगला नाम लिखा नजर आ रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और आगे लिखा है बिगिनिंग। वैसे तो मैं आपसे कहूंगा आप इस पे एक अदद स्टार बना लीजिए, या अपने पास नोट करना है नोट कर लें, या मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। जैसे मैंने आपको यहाँ पढ़ाते हुए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को भी हाईलाइट किया था, याद बात नहीं होगा आपको, आप भूले हुए माशाल्लाह, हो सकता है उस दिन बेहतरीन सो रहे हो, ऑनलाइन क्लास थी ना ये वाले टॉपिक में। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आज भी देख लें हाईलाइट हुआ है, क्यों हाईलाइट हुआ है, मैंने देखें कुछ टर्म्स आप देख रहे हैं कि रेड कलर से हैं, क्योंकि ये टर्म्स सेकंड ईयर में पढ़नी है, इनका फर्स्ट ईयर से ताल्लुक नहीं है। और कुछ टर्म जिनको मैं इस तरह हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने इस पर ज्यादा बात ही नहीं की है आपसे, इसलिए कि हम इनको SLO 4 में पढ़ेंगे और उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अगर एंडिंग नहीं पढ़ाया या बताया था, सिर्फ इतना कहा था, वो सामान जो फर्स्ट ईयर के एंड पर बिजनेस में बच जाए। सर क्यों बच जाए, कैसे बच जाए? भाई अगर हमारी कंप्यूटर की दुकान है तो क्या मैं एक कंप्यूटर खरीद के लाके रखूंगा और इंतजार करूंगा ये बिकेगा तो दूसरा लेकर आऊंगा?